प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम सर। तिवारी सर आपको ही बोल रहे प्रणाम। हाँ अच्छा, प्रणाम प्रणाम। आपका क्लास है आज, तो हम लोग 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और फिर प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। देश दम्भ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति में दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति में दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्री के तिवारी जी उपस्थित हैं, जो सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं, उनका स्वागत है। आज फैकल्टी भी हैं। वो हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपस्थित हैं, जो फाउंडेशन की उपाध्यक्ष हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन उपस्थित हैं, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित हैं, जो समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मुन्नी त्रिपाठी जी उपस्थित है, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राय जी उपस्थित है, सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सरिता जैन जो उपस्थित है, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहां के 3 मनीषियों के हम ऋणी हैं। वे मनीषी हैं ब्रह्मलीन MP खेमका सर, दूसरे हैं आदरणीय JP अग्रवाल सर, जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, और तीसरे हैं एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री SS सर्राफ सर। इन मनीषियों की वजह से ही यह संस्थान आज इस रूप में प्रस्तुत है।
एस्पस का संस्थान, वहाँ का एक, उसके अतिरिक्त हमने अन्य गुरुओं से भी शिक्षा ग्रहण किया है। उन गुरुओं के प्रति हम श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। वहाँ का एक संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन। तो इसी मोटो को आपके माध्यम से पूरे विश्व में फैलाने के लिए हम प्रयासरत हैं, और हमें विश्वास है कि आपके माध्यम से ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ जन जन जागरण को मिलेगा, सबको मिलेगा, जनता जनार्दन को मिलेगा, हमको तो मिलेगा ही, तो पीड़ित मानवता को इससे राहत मिले और उससे मुक्त के उपाय उनको मिले। इसी कामना के साथ हम आज की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे बीच में श्री के तिवारी जी उपस्थित हैं, कमलेश कुमार तिवारी जी, जो सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और हमारे यहाँ कई क्लासेस ले चुके हैं, बेटी भी हैं। तो वो हमारा जो बीएचबी का चैप्टर 10 है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उस पर चर्चा करेंगे। हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ये सिस्टम, ब्रेन सिस्टम, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो कंट्रोलर है, वैसे ही अपने जीवन को या अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए दूसरा महत्वपूर्ण तंत्र ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो मैं तिवारी जी को दे रहा हूँ, वो खुद ही शेयर करेंगे। ओवर टू तिवारी जी। सर प्रणाम, सबको प्रणाम। सभी को प्रणाम और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं सभी को। सभी को, आपको सबको। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा स्क्रीन विजिबल है ना सर? स्क्रीन विजिबल है ना? विजुअल है, दिख रही है जी सर। तो थोड़ा सा चर्चा करते हैं रिप्रोडक्शन सिस्टम पे हम लोग। किसी भी स्वतंत्र इकाई का जो सेक्स है वो इन चीजों पे निर्भर करता है, जो ये 4 मापदंड दिए हुए हैं। किसी भी प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए, उस प्रजाति खत्म न हो जाए, ये रिप्रोडक्शन सिस्टम की आवश्यकता है। तो इसके थ्रू ही प्रजाति आगे बढ़ती है, नेक्स्ट जनरेशन। तो इसमें ये जो परिणाम है वो इन चीजों पे निर्भर करता है कि ये जेनाइटल सेक्स है, गोनाइडल सेक्स है, और जेनाइटल सेक्स में ये जो पेनिस और वजाइना है, और साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग थोड़ा आगे जानने करने कहते हैं कि ये क्रोमोजोनल लिंक्स जो सेक्स है ये क्या है, थोड़ा इसी संरचना के बारे में जानते हैं। जो ह्यूमन है, सारे ह्यूमन के जो सेल हैं, जो हमारी छोटी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है ह्यूमन बॉडी की, उसके सेल में 23 पेयर्स क्रोमोजोन्स हैं, जिनमें ये 22 पेयर जो है, जो 22 पेयर क्रोमोजोन है जिनको हम लोग ऑटोसोम बोलते हैं, ये जो होता है मनुष्य जो नया जाइगोट जिसका निर्माण होता है, उसके समस्त अंगों की रचना करते हैं और कार्यशैली की है। तो 22 पेयर्स केवल बॉडी के अलग चीजों को डिफाइन करते हैं रादर देन सेक्स। एक पेयर जो क्रोमोजोन है, चाहे फीमेल हो या मेल हो, वो एक पेयर क्रोमोजोन ही डिसाइड करते हैं कि जो नया बेबी जाइगोट होगा वो फीमेल होगा या मेल होगा। जो 23 पेयर्स है तो उसमें आप देखेंगे तो 22 पेयर्स निकल जाएंगे तो एक ही बचेंगे। तो जो मेल है उसमें जो जर्म सेल है क्रोमोजोन, उसमें 22 पेयर
एक्स क्रोमोजोम है और वाई क्रोमोजोम। एक्स और वाई क्रोमोजोम पाए जाते हैं मेल में, और फीमेल में जो सेल पाए जाते हैं वो एक्स एक्स ही पाए जाते हैं। तो अगर ये जो स्पर्म है अगर वह में जाता है, वहां फ्यूज होता है, और अगर वाई क्रोमोजोम और एक्स क्रोमोजोम दोनों मिलते हैं, अगर ये एक्ट होते हैं फाइनल, तो वो मेल जाइगोट होगा, और अगर दोनों ही एक्स एक्स होंगे तो फीमेल जाइगोट होगा। इसमें से आगे आगे नहीं एक इसमें ये है कि जो वाई क्रोमोजोम है ये हमेशा डोमिनेंट है। दिस इज द नेचर, रूल ऑफ नेचर। यहाँ से ये डिफाइन होता है कि चूंकि एक्स वाई क्रोमोजोम केवल मेल में पाए जाते हैं, फीमेल में नहीं पाया जाता वाई क्रोमोजोम, इसलिए ये कहा जा सकता है कि बच्चे का जो सेक्स है वो पिता के ऊपर निर्भर करता है उसके, क्योंकि उसका एक्स या वाई क्रोमोजोम रिएक्ट उसके फ्यूज होगा ओवा के साथ। तो अगर वाई आ गया तो पिता है, और एक्स एक्स आ गया तो माने वो लड़की होगा, और एक्स वाई आ गया तो लड़का होगा। तो ये डिफाइन माने इसमें जो रोल है वो ये कहा जा सकता है कि मेल का है, मैंने उसके फादर का रोल है ये होने में। एक्चुअली ये रोल तो किसी का नहीं है, नेचर का है, लेकिन सूत्रधार पिता है। ये जो जाइगोट बनेगा ना, उस जाइगोट में अगर ये देखिए, अब पीछे हम लोगों ने देखा ये कि अगर ये 44XY या 44XX बनता है, तब तो जो जाइगोट होगा वो उसका स्ट्रक्चरल मतलब उसका कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से सही होगा। अगर ये नहीं होता है किसी कारण से, तो ये तरह तरह की विसंगतियां आएंगी। जैसे मंगोलीज में जहां पर 45XX या 45XY 44 की जगह 45 आ रहा है, मतलब ये चेंज हो रहा है, 22 + 23 हो रहा है। रीजन क्या है ये अलग होगा। तो इस केस में जो जाइगोट होगा, ये चाइल्ड बॉर्न होगा, उसका जो है ना, इस केस में उसकी बिना ब्रिज की एक छोटी नाक होगी, नाक के दोनों और दोनों आंखों का एंगल झुका होगा, अलग अलग ये प्रॉब्लम होंगे। कान की साइज या शेप सामान्य होगा, शरीर छोटा होगा, कम चौड़ा होगा। इसमें एक चीज और लिखा है, जिनका IQ लेवल सामान्य से कम होता है। तो अगर 45XX है या 45XY है, माने 44 से ज्यादा है ये, तो ये दिक्कत ये आएगी। एक टर्नर सिंड्रोम है ये, जिसमें 44X है। अब इसमें XY होता या XX होता तो ठीक है, केवल 44X है। तो इसमें अगर X महिलाओं की बात हो रही है तो इनकी हाइट कम होगी, और विकसित बाह्य या एक्सटर्नल इंटरनल सेक्स ऑर्गन वो नहीं होंगे, उनमें एक अच्छे फीमेल की तरह सारे गुण नहीं होंगे, बॉडी स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो ये एक दिक्कत है होगी। अगला हम लोग ये देखेंगे कि अगर ये आता है 44XXY, ये एक अलग तरह का सिंड्रोम है। औसत कद के पुरुष होंगे, इनके पैर एवं बाहें धड़ के अनुपात में अधिक लंबे होंगे, मतलब बाहें लंबी होंगी, शायद जो धड़ है वो होगा, जो रेशियो होगा नॉर्मल। टेस्टी जब विकसित होगी, स्पर्म नहीं बनेंगे, और जो एक पुरुष में पूरे गुण होने चाहिए वो नहीं होंगे, इनका स्तन भारी होगा, ऐसा है। अगर ये 46 हो जाता है 45 की जगह, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि नपुंसक होंगे, इनमें सेक्स क्रोमोजोम के अनुसार इनके जो जेनाइटल हैं वो अविकसित होंगे, तो इनमें ये सब प्रॉब्लम्स होंगी। हम लोग जानने चल रहे हैं मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के, कि एक जो मेल है उसका जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है उसमें क्या क्या यंग आते हैं और कैसे वो फंक्शन करता है। अरे जी, एक सेकेंड सर, अब हम लोगों ने अभी जो पढ़ा, अभी केवल इतने समझिए कि जो पढ़ा ये हम लोगों ने XY और XX का एक रिलेशनशिप पढ़ा। अब आप लोग ये देख के बताइए, किताब सबके पास होगी या लिखा हुआ है, ऊपर कर दीजिए तिवारी जरा, जहां पर आपका एनोमली है क्रोमोसोम, हाँ विसंगतियों में। हाँ देखिए, अब इसमें देखिए, पहला देखिए, पहले बताइए ये ऑटोसोम की प्रॉब्लम है कि सेक्स क्रोमोसोम प्रॉब्लम है, ये बता दीजिए। सब लोग देखिए, देख पढ़िए।
यहाँ देख लीजिए आप लोग, जो यहाँ था ऑटोजोम केवल 22 पेयर हैं, तो जब वो चेंज होगी तो ये दूसरी आ जाएगी, है ना। 22 पेयर ही हैं ऑटो। यहाँ पर एक्स एक्स और एक्स वाई दोनों है। पहले मंगोलियन में देखिए एक्स एक्स और एक्स वाई दोनों है, तो वहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पर है? 45 में है। तो यानी प्रॉब्लम है ऑटोसोम में। क्लियर? और दूसरे और देखिए, और नीचे वाले सब देखिए, किसी में एक्स अकेले है, किसी में एक्स एक्स वाई है, और किसी में एक्स है या एक्स वाई वाई है या एक्स वाई एक्स एक्स वाई है। यानी और सब जो है वो एनिमलीज, हेडिंग मत जाइए, और एनिमलीज जो है वो सेक्स क्रोमोसोम की है, और केवल पहला जो एनिमली है वो ऑटोसोम की है। बस इतना समझाना था ताकि ये क्लियर रहे। ठीक, आइए तैयारी। हाँ, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन्स में कि जो इसके पार्ट हैं उनको हम लोग जाने कि क्या क्या पार्ट इसमें है। तो इसमें जो पार्ट है, पहला है टेस्टिस। बहुत सारे हैं लेकिन हम लोग जो मुख्य पार्ट है उनका नाम जानने का प्रयास करें। एक है टेस्टिस, जो शरीर के बाहर स्क्रोटम में स्थित है। इसके जो सहयोगी अंग है वो है एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा। इनको हम लोग अच्छे से एक बार देखते हैं कि इन सारे पार्ट्स को जानने की कोशिश करते हैं कि इनका फंक्शन क्या है और ये कैसे काम करते हैं। इसमें एक चीज जानना ये जरूरी है, थोड़ा और हम लोग जान लें, थोड़ा ये कैसे होता है, इस फंक्शन को जान लें थोड़ा सा। जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इनमें एक जो ग्लैंड है पिट्यूटरी। एंडोक्राइन ग्लैंड उनको बोलते हैं जो अपना सिक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में डालते हैं, और उनमें एक ग्लैंड है पिट्यूटरी। उसका लोकेशन ये होता है, यहाँ पे ग्लैंड दिखती है ये इस कंडीशंस में। और पिट्यूटरी ग्लैंड का जो साइज है 1 सेंटीमीटर है, और क्रेनियल कैविटी में यहाँ है। इंटीरियर पिट्यूटरी में, इंटीरियर पिट्यूटरी से हम लोग पीछे वो पढ़ चुके हैं, 7 टाइप्स के हार्मोन रिलीज होते हैं, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में 2 तरह के। तो ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, इससे कुछ एक ग्लैंड जो स्रावित होते हैं जो हम लोग को जानना है। एक है FSH, LH और प्रोलैक्टिन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करते हैं, इनके फंक्शन को हम लोग जानेंगे। तो ये चीजें इंपैक्ट डालती हैं हमारे पूरे इस मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में। तो स्पर्म जो बनता है, गेमेटोजेनेसिस जो ये प्रकार है, इसमें जो स्पर्म बनता है या ओवा बनता है, इस प्रोसेस को हम लोग गेमेटोजेनेसिस बोलते हैं। मेल में स्पर्म बनता है और फीमेल में ओवा बनता है। तो ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस को ये कैसे फंक्शन होता है इसको थोड़ा जानते हैं। ये एक पिक्चर है टेस्टिस का, और इसका क्या ये है, इसके बारे में स्ट्रक्चर ये है कि ये बॉडी के लोअर पोर्शन में स्थित होता है, बॉडी से बाहर निकला हुआ। इसकी जो साइज है वो 4.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ये वेथ, थिकनेस और लंबाई इसकी है। शेप इलिप्टिकल है, और इसका जो वजन है 10.5 टू 14 ग्राम है। इसके अंदर जो कंपार्टमेंट है वो 250 कंपार्टमेंट है, और एक कंपार्टमेंट 2 से 4 सेमिनिफोरस ट्यूबवेल होते हैं, ट्यूबल्स। ये है जो ये मेरा क्रसर चल रहा है ना सर, क्रसर का मूवमेंट दिख रहा है। यस सर, दिख रहा है। कोई मोटा कर सकते हैं क्या इसको? मोटा नहीं, क्रसर दिख रहा है कि नहीं मूव करते हुए? दिख रहा, हल्का हल्का दिख बस रहा। ठीक है। तो ये टेस्टिज है जो
सबको पता है बॉडी के लोअर पोर्शन में रहता है। तो स्क्रोटम के अंदर, या ये जो पोर्शन है ना, ये स्क्रोटम के अंदर रहता है। तो टेस्टिज, जिसको हम लोग वृषण बोलते हैं, स्पर्म का जो स्पर्म यहीं पे बनता है। कहाँ बनता है? ये जो पोर्शन है इसको सेमिनिफेरस ट्यूबल बोलते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूबल, ये एक ह्यूमन बॉडी में जो मेल है इसमें 250 कंपार्टमेंट होंगे। ये कंपार्टमेंट एक ऐसा आसपास, और एक कंपार्टमेंट में 2 से 4 सेमिनिफेरस ट्यूबल होती है। ये सेमिनिफेरस ट्यूबल में ही स्पर्म का निर्माण होता है। इसी के अंदर जर्म सेल होते हैं जो निर्माण करते हैं स्पर्म का। इस ट्यूबल के अंदर ये सेमिनिफेरस ट्यूबल लिखा है, ये कॉइल शेप में है और इसमें निर्माण होता है इस ट्यूबल में। और यहां से ये निर्माण होने के बाद इनका जो मूवमेंट है, ये देखिए रेटेड टेस्टिज है। ये जो पोर्शन है, ये सारे ट्यूबल्स यहाँ जुड़े होते हैं रेटेड टेस्टिज में। यहां से स्पर्म का मूवमेंट होता है रेटेड टेस्टिज में, यहां से बाहर निकलते हैं। इस पोर्शन को इपिडिडाइमस बोलते हैं, इस पोर्शन से। तो मूवमेंट जो है सेमिनिफेरस ट्यूबल से होते हुए रेटेड टेस्टिज से स्पर्म का होता है। यहां से निकलता है, हेड ऑफ इपिडिडाइमस में एंटर करता है, यहां से ये मूव करता है। इस तरह मूव करते हुए ये टेल पे आता है और यहां से ये बाहर निकल के वास डिफरेंस के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब जो रेट ऑफ टेस्टिस से ऊपर है ये पोर्शन इसको बोलते हैं वास इफरेंट। और ये मूवमेंट होता है स्पर्म का, यहां से निकलता है। तो टेस्ट जो स्पर्म का फॉर्मेशन है वो टेस्टिज में है, और कहां से शुरू होता है? सेमिनिफेरस ट्यूबल से। यहां से निकलता है, ये रेटेड टेस्टिज में जाता है, वास एफरेंट में जाता है, एपिडाइमस में जाता है, और यहां से ये वास एफरेंट में जाते हुए ऊपर चला जाता है। तो इसको यहां से देखते हैं कि ये कैसे है। ये देखिए, एक चीज और जान ले, इसको जानने के लिए थोड़ा पहले और बात कर लेंगे, पहले इसको हम लोग जानते हैं। ये देखिए, एक टेस्टिज का जो वजन है ये हम लोगों ने बात किया था। जो टेस्टिज के सेमिनिफेरस ट्यूबल हैं, इनके जो अंदर हैं ये जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स हैं, जहां पर मोटिक डिवीजन होता है और यहाँ पे जर्म सेल बनते हैं। एक जर्म से लाखों शुक्राणु कितने दिन में बनते हैं? करीब करीब 73 + -4 माने 70 to 80 डेज के बीच में बनते हैं। और 1 ग्राम टेस्टिज पे 10 लाख शुक्राणु बनते हैं। टाइम इनको लगता है 73 + -4 डेज। तो ये टेस्टिज है, यहाँ पे बनता है। लेकिन टेस्टिज कहाँ होता है, थोड़ा इसको हम लोग एक चीज और जान के आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले कि जो टेस्टिज है ये बॉडी के लोअर पोर्शन में निकला हुआ है। जब जाइगोट मदर के एब्डोमेन में रहता है तो जो ये टेस्टिज है वहां बनता है, और 7 महीने तक वो अप्रॉक्स वो उसके अंदर रहता है, जाइगोट के इनसाइड रहता है। लेकिन 8वें महीने में ये टेस्टिज बाहर की तरफ निकल जाता है और स्क्रोटम में आ जाता है। अगर ये स्क्रोटम में नहीं आया तो डिसेंड नहीं हुआ तो ये दिक्कत होगा। अब बाहर क्यों रहता है ये इसको जानने की जरूरत है, क्योंकि बनना है यहाँ पे स्पर्म, जैसा आपने हम लोग डिस्कस किया कि कहाँ बनता है। तो इसकी जो लोकेशन है वो बॉडी से बाहर है, और स्पर्म बनने के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास चाहिए। अगर ये, और हमारी बॉडी जो होती है बहुत सारी काम करने के कारण, फिजिकल लेबर करते हैं, दौड़ के आते हैं, चलते हैं, बहुत सारे टेम्परेचर में रहते हैं, तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, 40 भी हो सकता है, 42 हो जाता है। लेकिन चूंकि यह टेम्परेचर 37 डिग्री पे स्पर्म का बनना संभव है, इसलिए ये बाहर रहता है और ये टेम्परेचर बॉडी से कम रहता है, 3 या 4 डिग्री। कभी कभी अगर हम लो टेम्परेचर में रहते हैं, मान लें कि स्क्रोटम का टेम्परेचर कम हो गया, तो ये वापस सिकुड़ जाता है और सिकुड़ के बॉडी के साथ चिपक जाता है। कभी कभी आप देखें छोटे बच्चे किसी को देखेंगे तो जाड़े के में उसका स्क्रोटम बॉडी से चिपका रहता है और गर्मी में नीचे की तरफ मूव कर जाता है। तो ये इसलिए होता है कि हाई टेम्परेचर पे ये बॉडी से नीचे आ जाता है, बॉडी की टेम्परेचर हाई होती है और इसको बाहर का टेम्परेचर कम मिलता है, तो ये वापस कंट्रैक्ट होकर बॉडी से चिपक जाता है और ये अपना टेम्परेचर मेंटेन करता है।
तो स्पर्म बनने के लिए 37 डिग्री मेंटेन रहता है। अब ये टेस्टिस दो काम करती है, एक्सोक्राइन काम भी करती है और एंडोक्राइन काम भी करती है। पहला तो ये काम करती है, स्पर्म बनाती है, स्पर्म। दूसरा काम करते हैं, हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का भी संश्लेषण करते हैं एज ए इंडोक्राइन। ठीक है, तो ये कहाँ करते हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये यूज क्या होता है। तो नीचे क्यों रहती है ये क्लियर हो गया, बनता कहाँ है हम लोग ये क्लियर किए। तो बनता इसके अंदर है, सेल के अंदर, और यहां से मूव करके ही चलता है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है जो टेस्टोस्टेरोन है, ये एफसीएच जो है स्टिमुलेट करता है, और जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये सेल ऑफ लेडी में, ये देखिए ये है सेमिनिफरस ट्यूबल जिस जगह है, एक इसका ये क्रॉस सेक्शन है, किसका, इस सेमिनिफरस ट्यूबल वाले इस पूरे का, ये जो एरिया है जिसमें सेमिनिफरस ट्यूबल है इसका एक क्रॉस सेक्शन है ये पूरा। तो ये हम लोग देखेंगे कि जो ये है ट्यूबल, ये सेमिनिफरस ट्यूबल दिख रहा है, इसके इनसाइड जो बाहर डाट डाट दिख रहे हैं ये है लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स ही टेस्टोस्टेरोन का स्रावन करते हैं, और ये होने के बाद यहां से ये एंड्रोजन बनता है, और इसके अंदर एक सेल होता है जो इसको बाइंड करके अंदर ले जाता है और इस स्पर्म को न्यूट्रिशन देता है। सेल ऑफ लेडिक सेल से वो बाहर की तरफ है, और वो स्पर्म इसके अंदर बनते इनसाइड। देखिए इस सर्किल के अंदर इसमें स्पर्म बनेगा, और सेल ऑफ लेडिक्स बाहर इंटरस्टिशियल जो टिश्यू है यहां पर बनता है। ये सेल ऑफ लेडिक्स से टेस्टोस्टेरोन बनता है और वापस इसके अंदर जाता है। सर्टोली सेल होता है, ये जो इस तरह का सेल है सर्टोली सेल है, ये बाइंड करता है, एंड्रोजन बाइंडिंग जो होता है इसके अंदर है, इसको ले जाता है, और तब यहाँ न्यूट्रिशन मिलता है उसी से, और स्पर्म को भोजन मिलता है और उसका काम आगे बढ़ता है। पोषण देने का काम जो पोषण मिलता है वो देने का काम न्यूट्रिशन वो सर्टोली सेल्स करते हैं, और सर्टोली सेल्स के बीच में जो स्पेस ऐसे एक जंक्शन की तरह बंधे रहते हैं, उन्हीं के बीच में ये सब फंसे रहते हैं जो हमारे जर्म सेल्स हैं, और जिनका प्रोडक्शन हो रहा है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में। तो अब जब कभी बाहर से LH वगैरह आता है तो LH आ करके उसको जब एट द एज ऑफ 14 वो LH सिक्रेशन हाइपोथैलेमस से शुरू हो जाता है, वो पिट्यूटरी को बोलता है, पिट्यूटरी अपना जब LH को सिक्रेशन करती है तब ये डेवलप होने लगते हैं, और इसी समय इसी डेवलपमेंट के साथ ही जो सेकेंडरी कैरेक्टर है वो डेवलप हो जाते हैं, जैसे दाढ़ी मूछ और आवाज भारी, ये सब सारे वो डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स, डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, हाइट लंबी चौड़ी, ये जो होता है ये उसी एट द एज ऑफ 14 होना शुरू हो जाते हैं, और ये उस LH की वहां पर भूमिका है। और इसी में जो एंड्रोजन बाइंडिंग सेल की बात कही है, तो वो क्या होता है कि वर्चुअली जब टेस्टोस्टेरोन की एक विशेषता ये है कि जब जाना चाहता है तो बाहर निकलना चाहता है तो इसको एंड्रोजन बाइंडिंग सेल्स उसको बांध लेते हैं, और बांधने के बाद इसको आने नहीं देते हैं, तो वो सब यही ग्रोथ कराता है। और चूंकि ये ब्लड के थ्रू जाता है, हम लोगों ने पढ़ा है ना एंडोक्राइन सिस्टम टू ब्लड, तो ब्लड के थ्रू जाता है, तो जहां जहां हर पूरे शरीर में फैल जाता है और सारे सेकेंडरी कैरेक्टर्स डेवलप कर देता है। जी ठीक। ये टेस्टिस के दो काम हुए थे, स्पर्म बनाना और टेस्टोस्टेरोन बनाना, इसके दो काम है। तो हम लोग अब ये जानने की कोशिश करते हैं। देखिए स्पर्म का जो शेप होता है वो ये होता है, इस तरह का शेप होता है। इसके आगे की तरफ जो है ना एक्रोसोम होता है, ये थोड़ा कौन इस तरह का शेप बना हुआ है, इसलिए कि ये शेप के कारण जो है वो जब वो आम के पास पहुंचेगा तो फ्यूज करने के लिए शेप यूटिलाइज होगा। और यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका पावर हाउस है, और डीएनए जो ये न्यूक्लियस है यहीं पे सेल का डीएनए होता है, सेल का इस तरह का ये होता है। तो सेल का मूवमेंट, स्पर्म का जो मूवमेंट है वो इस रास्ते से होता है। इसको थोड़ा और हम लोग यहाँ से पढ़ लेते हैं।
ये अधिवृषण में ये नॉन मोटाइल और नॉन फंक्शनल होते हैं। 3 हफ्ते बाद ये वास डिफरेंस में आते हैं, तब मोटाइल और फंक्शनल हो जाते हैं। इपिडिडाइमस शुक्राणुओं के लिए एनर्जी हाउस का काम करता है। ये कोई स्टोरेज नहीं है, यहाँ पर ये 3 से 5 दिन तक रहते हैं, और इसके बाद अगर ये यूटिलाइज नहीं होते हैं तो इनकी डेड हो जाती है और फिर से बॉडी इनको यूटिलाइज कर लेती है। तो ये जो वो है, इसको वास डिफरेंस हम लोग इसको बोले थे कि वास डिफरेंस है। ये मूवमेंट करके, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये स्क्रोटम में रहता है। ये जो पूरी चीजें स्क्रोटम में, और ये वास डिफरेंस इसके बाहर ले जाता है और ये वापस यूरेथ्रा में ले जाता है। वो रास्ता हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो ये हम लोग जानने की कोशिश कर रहे थे कि तो ये वास डिफरेंस 46 सेंटीमीटर का है, 2 mm डायमीटर का है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड से गुजर रही यूरेथ्रा में खुलती है, और बाकी चीजें तो उसको हम लोग आगे थोड़ा डिफरेंस वो करते हैं, डिस्कस करने के काम। ये अच्छा, ये पाथवे है, थोड़ा सा इसको देखें इस पिक्चर में। ये टेस्टिज है, यहाँ बनने के बाद वो इस पाथ से, जो वास डिफरेंस पाथ है, देखिए स्क्रोटम टेस्टिज से बाहर स्क्रोटम से निकलते हुए वास डिफरेंस ये लेके जाता है इस रास्ते से, और ये यूबी के पीछे से, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से ले आता है। ये रास्ता है, ये मूव करते हुए यहाँ से निकलता है। इनको हम लोग जाने क्या क्या है। ये जो है यूरिनरी ब्लैडर है, ये जो ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है, कि यहाँ पर पाउच टाइप की, पाउच की तरह दिखती हुई। ये ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल इसमें दिखने रहा, नीचे हम लोग देखेंगे कैसे है। तो ये थोड़ा ये पिक्चर देखने में साथ ही, इसलिए मैं इसको ले आया था। हम लोग डिस्कस करेंगे इस पिक्चर से। हाँ, इसमें देखते हैं हम लोग, ये वो थोड़ी पिक्चर देखने लायक थी, विजुअल, तो ले आया था, इसको डिस्कस करते हैं। ये वही टेस्टिज है जिसमें ये यहाँ से स्पर्म बाहर की तरफ निकलेंगे, ये रास्ता पास फॉलो करेंगे, यहाँ से इस तरफ फॉलो करते हुए ये यहाँ से आते हैं, ये रास्ता फॉलो करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसमें क्या जानना चाहिए हम लोगों को। ये जो यूरिनरी ब्लैडर को क्रॉस करते हुए इस तरफ पीछे से ये आता है। यहाँ पर जो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है, ये सेमिनल फ्लूइड इसके अंदर रहता है, ये सीक्रेट करती है, और यहाँ पर आके ये जो वास डिफरेंस है वो यहाँ पर मिल जाता है। इसको यहाँ बोलते हैं एम्पुला। वास डिफरेंस को यहाँ पर, ये नाम है इसका एम्पुला। ये देखिए यहाँ से आता है, ये यहाँ पर सेमिनल वेसिकल यहाँ ज्वाइन होता है, और सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड और स्पर्म जो और फ्लूइड के साथ आता है, वास डिफरेंस जहाँ से फ्लूइड उसको मिलता है, वो यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस डक्ट का नाम है इजैकुलेटरी डक्ट। जहां पर सेमिनल वेसिकल ज्वाइन होता है, वहां से यहाँ तक इसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। तो सेमिनल वेसिकल फ्लूइड सीक्रेट करता है, वो इसमें मिल जाता है, स्पर्म और उसके साथ जो फ्लूइड है। इसके बाद यहाँ पर यूबी से ज्वाइन होती है, यूबी के ज्वाइनिंग यहाँ से ज्वाइन होता है। जब ये ज्वाइन हो जाती है तब इसको बोलते हैं यूरेथ्रा, क्योंकि अब इसे यूरिन पास होता है। यहाँ तक इसको बोलते हैं, इधर वास डिफरेंस एम्पुला है, इजैकुलेटरी डक्ट है, और जब इसमें यूरेथ्रा जुड़ जाती है, यूरिन से आने वाला मतलब यूरिनरी ब्लैडर से आने वाले ट्यूब, तब इसका नाम हो जाता है यूरेथ्रा। तो यहाँ से ये यूरेथ्रा हो गई, यहाँ से आ गई। यहाँ ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड अपना सिक्रेशन इसमें डालता है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो है वो इसमें डालता है। इसके बाद यहाँ पर ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ऊपर ग्लैंड्स भी इसको बोलते हैं, ये बल्ब की तरह शेप है, ये दोनों और है। अभी एक तरफ हम लोग देख रहे हैं, दोनों तरफ ये है सारी चीजें। यहाँ से बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड अपना सिक्रेशन इसमें डालता है। इसके बाद ये मूव करते हुए आती है
और ये यूरेथ्रा, यहाँ से यूरेथ्रा की ओपनिंग है। इसी ओपनिंग से यूरिन भी बाहर होता है, इसी ओपनिंग से सीमेन भी बाहर होता है। यहां तक हम लोग बोल रहे थे स्पर्म और चीजें वो मिला के, लेकिन जब ये बाहर आएगी तो स्पर्म क्या है और सीमेन क्या है, इन दोनों का। स्पर्म बनता है टेस्टिस में, ये मूव और बाकी चीजें लिक्विड उसमें मिलती हैं एपिडिडाइमस और जियो से मूव करके, लेकिन इसमें जब ये निकलता है यहाँ से तो वो है सीमेन, और उसमें और भी चीजें मिले होती है। तो ये जाने हम लोग कि ये जो ग्लैंड से ये सीक्रेट करते हैं और क्या क्या सीक्रेट करते हैं। एक चीज यहां पर है कि ये जो सेमिनल वेसिकल, बल्बोयूरेथ्रल और प्रोस्टेट ग्लैंड, ये 3 ग्लैंड है। ये देखिए सेमिनल वेसिक, सीमेन में क्या क्या होता है, ये तिवारी जी एक सेकंड सीमेन होता है सर। तिवारी जी सर। देखिए, आप जब भी आप लोग एक बात समझ लीजिए, बायोलॉजी में जब भी आप 2 शब्द कहीं पढ़ें, अभी आप पूरे इस सिस्टम पढ़ेंगे, एक इस्थमस शब्द होगा और एक एम्पुला होगा। तो एम्पुला माने होता है कि जैसे फूला हुआ अंग, तो कोई भी ये आपको कई जगह मिलेगा एम्पुला, जहां अभी तिवारी जी ने कहा कि एम्पुला है, यहाँ देखिए इसको इस जगह को एम्पुला कहा था उन्होंने। तो एम्पुला का अर्थ यह है कि वो उसको थोड़ा सा उसकी मोटाई अधिक होगी, फूला हुआ होगा। और इस्थमस जहां पतला होता है, जैसे कोई आपका एक पुल टाइप का है, तो वो इस्थमस पतले वाले होते हैं। तो ये आपको अभी और भी आगे दिखाई पड़ेगा दूसरे प्रोडक्शन सिस्टम में, ठीक है। तो याद रखिएगा कि एम्पुला माने फूला हुआ अंग, और उसके बाद जहां कहीं इस्थमस कहा हो, तो इस्थमस माने होती पतली रेखा टाइप की, तो उसको 2 पुलों को जोड़ने वाली कोई हो तो वो उसको इस्थमस कहा जाता है, तो इस्थमस शब्द का होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कहां पर आपका सबसे अधिक डेवलपमेंट होता है या सबसे अधिक उसको प्रोडक्शन, नॉन फंक्शनल, नॉन मोटाइल, 2 चीजें कही गई है, बहुत बढ़िया बात कही है। नॉन फंक्शनल, नॉन मोटाइल, यानी फंक्शनल होने के लिए मोटाइल होना जरूरी है, क्योंकि यही मूवमेंट इसी का होना है। और ये मूवमेंट जो तिवारी जी ने एक चित्र बना के दिया था, उसमें तीर कमान जब बना हुआ था, वो आपका आगे चल करके उसमें ऐसे एंजाइम्स हैं जो आपको नष्ट कर देंगे दूसरे वाले परमेबल मेम्ब्रेन को, तो उसको नष्ट करने का काम करते हैं। तो और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी पावर हाउस है, वो उसको मूवमेंट देने का काम करती है। तो उतना ही पोर्शन जो आपके तिवारी जी वो चित्र बताइए, दिखाइए जरा ऊपर वाला, और पहले ये देखिए, ये वाला, ये केवल इतना एरिया जो है दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये केवल इतना एरिया जो है ये आपका यही केवल रहता है, ये सब बेकार, ये सब अंत में यहीं तक जाता है ये वाला। तो ये बेसिकल ये ब्रेक कर देते हैं यहाँ पर, जहां उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस है, वही न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसको इस पूरे को मूवमेंट देता है, मूवमेंट देने का, मछली की तरह मूवमेंट देने का काम जो है माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। जहां माइटोकॉन्ड्रिया है वो इसको मूवमेंट देता है, और ये मेन होता है, और ये उसको ब्रेक कर देता है। ब्रेक करने के लिए ये कोई भी मेम्ब्रेन है उसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद करेगा, और मेन उसका न्यूक्लियस पार्ट जो होता है वही अंदर रहता है, शेष बाहर का। ठीक, चलिए। जो स्पर्म है वो टेस्टिस से निकलता है, और सीमेन जो होता है वो पेनिस से बाहर निकलता है। तो इनमें क्या है, सीमेन मीन्स की स्पर्म प्लस सिक्रेशन ऑफ सेमिनल वेसिकल और सिक्रेशन ऑफ प्रोस्टेटिक ग्लैंड और सिक्रेशन ऑफ बल्बोयूथ्रल ग्लैंड, ये चारों चीजों का जो सिक्रेशन मिल के बाहर निकलता है, इसको सीमेन बोलते हैं। तो स्पर्म का जो बनना हुआ वो टेस्टिस में होगा, और लेकिन जो सीमेन होगा ये पेनिस से बाहर निकलेगा। तो हम लोग ये देखते हैं कि ये जो निकलते हैं ये चीजें, अब देखिए सेमिनल वेसिकल से जो फ्लूइड निकलता है, जो भी सीमेन बाहर निकलता है, उसमें जो 60% फ्लूइड है वो सेमिनल वेसिकल से ऐड होता है। ये जो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है, इससे 60% फ्लूइड ऐड होता है। उसमें क्या क्या वो हम लोग अभी देखेंगे, पहले हम लोग जान लेते हैं। 60% फ्लूइड यहां से ऐड होता है पूरे सीमेन का। एक इसमें फ्रक्टोज है और भी चीजें हैं। दूसरी चीज जो प्रोस्टेटिक ग्लैंड है, इसमें से जो फ्लूइड निकलता है 30% ऑफ सीमेन प्रोस्टेट से निकलता है,
जो सीमेन में ऐड होता है 60% सेमिनल से, और प्रोस्टेट से, प्रोस्टेटिक ग्लैंड से 30% ऐड होता है। इसमें जो कलर है सीमेन का, जो मिल्की व्हाइट है, वो यही देता है। और इसमें जो एक प्रोस्टाग्लैंडिन निकलता है, अब ये हेल्प करता है स्पर्म के मूवमेंट के लिए। कहाँ पे? बॉडी के अंदर यूटेराइन मसल्स को कंट्रैक्ट करता है स्पर्म को मूव करने के लिए। वो कहाँ? वो इसी प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलीज होता है। और जो रिलीज होता है बल्बोयूथेरल ग्लैंड से, इसका जो सिक्रेशन है, इसका एल्कलाइन में माने इसका पीएच काफी ज्यादा है, इसको एल्कलाइन फ्लूइड भी कहते हैं। एल्कलाइन सिक्रेशन है तो एल्कलाइन फ्लूइड भी बोलते हैं। म्यूकस सिक्रेट करता है, जो जो ये एल्कलाइन नेचर है पूरे सीमेन को एल्कलाइन बनाता है। जो म्यूकस है ये वहां पर लुब्रिकेशन का काम करता है। इस फंक्शन में, इंटरकोर्स के फंक्शन में, ये प्री एजुकेट करता है। ये जो बल्बोयूथेरल ग्लैंड है, इसका एजुकेशन पहले हो जाता है कुछ इस ग्लैंड से। तो ये इसका एजुकेशन पहले होने के का फायदा ये है कि पूरा ट्यूब ये एल्कलाइन होगा, और ये पहले कुछ प्री एजैकुलेट हो जाएगा। तो इसका जो सिक्रेशन है वहां पे लुब्रिकेशन क्रिएट कर देता है कि ड्यूरिंग इंटरकोर्स फ्रिक्शन नहीं होगा। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये बल्बोयूथेरल ग्लैंड। और जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये इंपॉर्टेंट है स्पर्म के मूवमेंट के लिए इनसाइड। दूसरा इसमें क्या है कि ये एक एंजाइम भी सीक्रेट करता है अलग से कुछ प्रोस्टेट ग्लैंड, जो सीमेन को क्लॉटिंग कराते हैं, सीमेन को मोटा बनाते हैं। अगर किसी का सीमेन प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रॉब्लम हो गई तो उसका जो सीमेन होगा वो पतला होगा, मतलब उसका कंसंट्रेशन कम होगा, वो फ्लो करेगा। और इसकी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि जब वो फीमेल जेनाइटल ऑर्गन में होगा तो बैकफ्लो हो सकता है। तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसका सिक्रेशन में कुछ ऐसे एंजाइम होंगे जो क्लॉटिंग कराएंगे, माने कंसंट्रेशन स्पर्म के बढ़ाएंगे, मतलब मोटा होगा। लोग बोलते हैं कि पतला है, तो ये जिम्मेदार है प्रोस्टेट ग्लैंड। लुब्रिकेशन के लिए जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदार है मूवमेंट के लिए, स्पर्म के लिए जो रिलीज करेगा प्रोस्टाग्लैंडिन ग्लैंडिन, और ये एंजाइम सीक्रेट करेगा जो सीमेन को मोटा बनाता है। तो ये मूवमेंट का पाथ है, कैसे मूव करेगा। अब हम लोग थोड़ा ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये देखिए, जो स्पर्म है ना, टेस्टिस में 5% लिक्विड मिलता है, आगे 12%, वास डिफरेंस में 3%, 60% वेजिकल्स में। यहाँ ये बोलता है प्रोस्टेट ग्लैंड से 20%, कहीं 30% लिखा है। 10% तो यहाँ से है, तो ये 20 होगा, 30 होगा तभी ना। ये अधिवृषण से 12%, कहीं 30 भी लिखा है। इसमें जो स्पर्म है, इसमें जो जलीय है, जल की तरह, वो 90% ±2 है, और सॉलिड 10% ±2 है। इसमें कार्बनिक पदार्थ भी हैं और अकार्बनिक पदार्थ भी हैं, सोडियम, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारी चीजें हैं। इसमें 8 to 9% कार्बनिक है। महत्वपूर्ण क्या क्या है इसमें? फ्रक्टोज, कोलेस्ट्रॉल, फास्फोलिपिड, फास्फेटेज, एस्कॉर्बिक एसिड, ट्राइबोनोलाइसिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, सिट्रिक एसिड, प्रोस्टाग्लैंडिन। इसमें जो फ्रक्टोज है इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ये जो फ्रक्टोज है ये केवल मेल में पाया जाता है यहाँ पर। तो अगर ये फ्रक्टोज की जो भूमिका है, अगर किसी मेटिंग हुई है, इंटरकोर्स हुआ है, तो ये फ्रक्टोज फीमेल जेनाइटल ऑर्गन में पाए जाएंगे, अन्यथा नहीं पाए जाएंगे। तो कई बार रेप की पुष्टि करने के लिए इस फ्रक्टोज की टेस्टिंग होती है फीमेल जेनाइटल ऑर्गन पर, और ये पाया जाता है तो कहा जाता है कि इंटरकोर्स हुआ है। ये प्रूफ करता है फ्रक्टोज की उपलब्धता फीमेल जेनाइटल ऑर्गन पे। करेक्ट सर? जी। अब
ये सारे न्यूट्रिशियंस हैं इनके पास, स्पर्म के पास, और ये ड्यूरिंग इंटरकोर्स ये ट्रांसफर हो जाते हैं फीमेल जेनाइटल ऑर्गन में। और यहाँ पर जो वीर्य है उसके बारे में ये जानना है कि इजेकुलेशन एक शब्द है, इस सीमेन का बाहर निकलना है, बाहर इस पेनी से बाहर निकलने को बोलते हैं इजेकुलेशन। एक इजेकुलेशन में जो स्पर्म है, जो उसकी वैल्यूम होगी 3.5 प्लस माइनस 1.5 ml होगी। इसका कलर कलरलेस हो सकता है या मिल्की हो सकता है, हम लोग बोले थे प्रोस्टेट के कारण। पीएच 7.4 होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.08 है। देखिए पीएच की बात हर जगह होती है, हमारे जो कुछ ऑर्गन है जहाँ पे पीएच 7 से कम है माने एसिडिक है, बाकी जगह हम लोग हर बार बोले हैं कि वो 7+ होगी तो वो एल्कलाइन हो जाएगी। तो एल्कलाइन होने के लिए हम लोग डिस्कस किया था कि जो पोस्ट बल्बोयूथरल ग्लैंड है वो सबसे ज्यादा एल्कलाइन सीक्रेट करता है, तो ये बाहर निकलता है। और इनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, इस सीमेन की जो क्वांटिटी है ये आप देखेंगे तो पर ml 100 मिलियन काम करेंगे। संख्या 1 ml में अगर 100 मिलियन है और 80% मोटाइल है, माने कि मूव कर रहे हैं, इनमें कैपेसिटी आगे जाने की, तो ये कैसे जाएंगे? जब ये फीमेल जेनाइटल ऑर्गन में जाएंगे तो वहां पे भी एसिडिक एटमॉस्फेयर उनको मिलेगा, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्पर्म की डेथ होती जाती है, और एंड तक जहां तक जाना है उनको हुआ तक वो कुछ ही पहुंचते हैं, और एक ही की जरूरत है फर्टाइल वो फ्यूज होने के लिए। तो ये है, तो इंपॉर्टेंट ये है, एक चीज ये कहा जाता है कि मेल जेनाइटल ऑर्गन से जो निकलता है ये हाईली बेसिक नेचर का एल्कलाइन है, और अगर वो एल्कलाइन नहीं होगा तो इस पर मर जाएंगे, उनकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, एक चीज और जानना है कि लोग बोलते हैं कि बिना एजुकेशन ही क्या फर्टिलिटी हो सकती है, और ये क्या बोलते हैं फ्यूजन हो सकता है। ये क्वेश्चन एक दिन में पढ़ रहा था कि इजेकुलेशन के बिना, तो हाँ ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? अगर कहीं मेल जेनाइटल ऑर्गन पेनिस में स्पर्म लाइव है और वो मूव करता है थ्रू ड्यूरिंग प्री इजेकुलेशन, और किस, तो वो जा सकता है और हो सकता है कि फ्यूजन हो, ये पॉसिबल है, इसकी पॉसिबिलिटीज कम है। इसलिए ये लोग कभी ये कहा जा सकता है कि जो विड्रॉल थ्योरी है, इजेकुलेशन इनसाइड नहीं आउटसाइड हो और प्रेगनेंसी नहीं होगी, ये कभी कभी फेल हो सकता है। कारण सिर्फ ये है कि प्री इजेकुलेशन में भी सीमेन रह सकता है, अगर वो जाता है तो ये काम होगा। तो विड्रॉल मेथड इज नॉट अ पॉजिटिव फॉर दिस। तो ये पीएच 7.4, क्योंकि जब भी आप यूरिन करेंगे आपका पूरा एटमॉस्फेयर एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि यूरिन एसिडिक है, लार और यूरिन अपनी दोनों एसिडिक है। तो यही प्री एजुकेशन सिस्टम को एल्कलाइन बनाता है, और ये मूव जाता है, तो ये मूव करके अंदर जाता है। अब हमको ये जब फर्टिलिटी की बात करते हैं हम लोग कि कैसे जाने कि किसी भी ह्यूमन बॉडी का, मेल का, जो ये स्पर्म है ये फर्टाइल है या नहीं है। तो अगर इसकी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, काउंट करेंगे, जहां भी लैब में काउंट होगा कि 1 ml अगर ये सीमेन लिया जाए तो उसमें 100 मिलियन सीमेन मैक्सिमम हो सकते हैं। तो अगर ये 40 to 100 मिलियन है, और उन अगर है और वो मोटाइल है, माने कि वो मूव कर सकते हैं, उनमें ये कैपेसिटी है कि वो मूव करके ओवा तक जा सके, तब तो वो फर्टाइल है। लेकिन अगर वो 80% सक्रिय है वो, तब तो ये कहा जा सकता है कि फर्टाइल है। लेकिन अगर ये कहें कि वो 20 to 30 मिलियन है और 40% मोटाइल है, तो ये संभावना है कि ये अपना फंक्शन नहीं कर पाएंगे, फर्टाइल नहीं होंगे। और अगर 10 मिलियन है तो ये कहा जा सकता है कि ये इनफर्टाइल है, मतलब
कंफर्म गारंटी से। लेकिन 20 to 30 अगर 30 मिलियन के आसपास है पर ml और 40% मोटाइल है तो यस या नो कुछ भी हो सकता है। तो फर्टाइल होने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि 40 मिलियन टू 100 मिलियन के बीच में स्पर्म की क्वांटिटी हो और उनकी मोटिलिटी 80% हो, तो ये कहा जा सकता है कि ये स्पर्म, ये सीमेन फर्टाइल है और ये जो इसका फंक्शन है वो फंक्शन परफॉर्म करेगा। ये सर बहुत बढ़िया, ठीक, थैंक यू तिवारी जी, बहुत एक्सप्लेन आपने कर दिया। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से पढ़ाया। हम लोग का इतना ही बढ़िया वो है, और एक चैप्टर बस हम लोग इसके लिए मानव शरीर विज्ञान का लगभग पूरा हो गया। उसको जो उसके सेलियन फीचर्स है वो आप लोग जाने रहिए कि वो कभी, क्योंकि एज ए थेरेपिस्ट आपको कोई भी केस मिल सकता है, तो उसमें आप लोगों को बताना पड़ेगा वर्चुअली कि क्या स्थिति है। तो इसीलिए सब हम लोग पढ़ा रहे हैं सारी चीजें, क्योंकि उसमें ये न रहे कि कोई चीज बाकी रह गई है। तो तिवारी जी थैंक यू, बहुत बढ़िया। अब आपका जो है अगली बार जो है 5 मिनट का ब्रेक दें। जी सर। हाँ, तो इसको ये रिकॉर्डिंग बंद कर दे रहा हूँ सो दैट आपका हो जाए। थैंक यू सर।